ना चलो सवेरे मार। गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक दमदार क्लास में, लूसेंट की कक्षा में। तो जबरदस्त तरीके से भाई साहब स्वागत नहीं करोगे, हमारा स्वागत करना पड़ेगा, मतलब लाइक और शेयर करके भाई साहब, ठीक है। चलो तो भाई साहब बहुत बढ़िया। हाँ, आज के लिए थोड़ा सा माफी चाहते भाई साहब, 10 मिनट में लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा एक जरूरी काम था, तो वही बस 5 मिनट में दौड़ के आया, दौड़ते हुए कि बच्चों की क्लास रह रही होगी, ठीक है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और भाई साहब आज है, सबको पता है, बहुत ही बेहतरीन दिन जो है बाबा भोलेनाथ का दिन। और भाई साहब जबरदस्त तरीके से वीडियो को फैला दो अपने एरिया में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। एक जैसे प्रधान घूमता है अपने मोहल्ले में, एक विधायक घूमता है अपने क्षेत्र में, एक सांसद घूमता है अपने भाई साहब जिले में, और एक मुख्यमंत्री घूमता है अपने राज्य में, और प्रधानमंत्री घूमता है अपने देश में। तो भाई साहब इसी प्रकार अपने अपने लेवल के स्तर पे जो अपने आप को जो पोस्ट मानता हो उस आधार पे वीडियो को शेयर कर दो। चलो, स्वागत है सबका फिनिक्स एकेडमी के एक बेहतरीन दमदार चैनल पे। भाई साहब आप सब फिनिक्स की शान हो, फिनिक्स की जान हो, आपके बिना फिनिक्स अधूरा है। और याद कर लेना, क्योंकि फिनिक्स एकेडमी सिर्फ आपसे है, ठीक है। तो एक बार दबा के शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। भाई साहब आज लूसेंट में लेक्चर नंबर 29 अभी भी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश है, क्योंकि लेक्चर ही इतने दमदार है, इतने पावरफुल है, इतने लेवल के हैं कि मैं बीच में छोड़ नहीं सकता, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और क्या सभी बच्चे 12 मई शाम 3 बजे के तांडव के लिए तैयार हैं, वो जलजले के लिए तैयार हैं? नीचे आपको पट्टी दिख रही होगी 12 मई वाली, ठीक है। तो उम्मीद करते सब बच्चों को बड़े अच्छे से पता चल गया। शुरू करते हैं गुलाम वंश। तो आज पहले बात कर लेते हैं गुलाम वंश में। गुलाम वंश में जो हम लोग पढ़े थे शासक, तो गुलाम वंश में क्या क्या पढ़ चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं एक नजर में। आज कोशिश है कि गुलाम वंश को जल्दी से खत्म कर दिया जाए भाई, ठीक है। तो गुलाम वंश के बारे में देखो बहुत प्यार से। सबसे पहला आपने शासक पढ़ा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या पढ़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अच्छे से पढ़ा कि गुलाम वंश का कौन क्या था? संस्थापक था। क्लियर है अच्छे से। फिर भाई साहब दूसरे नंबर पे कौन बैठा? दूसरे नंबर पर इसका बेटा बैठा जिसका नाम था आराम शाह। बहुत ही ज्यादा अय्याश था आराम शाह, तो ये गद्दी पर बैठा। क्लियर है। फिर तीसरे नंबर पे भाई साहब कौन बैठा? जो था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसको कहते थे इल्तुतमिश। इतना अध्ययन जबरदस्त अंदाज में हो गया था। तो भाई साहब देरी किस बात की? आज जो 4 नंबर पे हमने बताया था गुलाम वंश में कितने राजा पढ़ने हैं भाई साहब, यहां पे दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहते थे, तो 11 सुल्तानों को पढ़ना है। जो आज 4 नंबर पे सुल्तान बैठेंगे उनका नाम होगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो 4 नंबर पे बैठेंगे, इनका हमें पढ़ना है आज बहुत प्यार से, क्योंकि भाई साहब आपको पता है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? तो आप सबको पता है 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है, जो इनका बेटा था। किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बिहार में तो बिल्कुल तांडव मचा के फैला दो। क्या तो लूसेंट का ऐसा जलजला न कभी देखा था, न देखा है, न देखेंगे। सिर्फ फिनिक्स एकेडमी पर देखेंगे। फिनिक्स एकेडमी सबकी मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए, बेल बटन दबी होनी चाहिए, जिससे राघव सर जब पधारे तो भाई साहब राघव सर सबके सामने प्रकट हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ
जबरदस्त, मजा आएगा भाई साहब। तो इनकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तब गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज एक प्रकार से अवयस्क था, मतलब 18 साल से कम था। और आपको पता है इल्तुतमिश की पत्नी का क्या नाम था? तो इल्तुतमिश की पत्नी का जो नाम था उसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो थी भाई साहब वो इल्तुतमिश की वाइफ थी। और जब ये थी, अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और भाई साहब यहीं पर गद्दी पर बैठ जाता रुकनुद्दीन फिरोज, जो एक प्रकार से शासन को चलाने में अप्रभावी था, असमर्थ था। तो भाई साहब रुकनुद्दीन फिरोज नाम के लिए गद्दी पर बैठा है, लेकिन वहां पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है यहां पर किसका? शाह तुर्कान का, मतलब उसकी माता का। बहुत प्यारा सा प्रश्न था, लेकिन भाई साहब याद रखिएगा बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में, इल्तुतमिश की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था भाई साहब क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। भाई साहब इल्तुतमिश जो दिल्ली के अमीर, दिल्ली के तो सब लोग चाहते थे रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, लेकिन तुर्की के अमीर वो चाहते थे रुकनुद्दीन फिरोज बैठे। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज ज्यादा दिन तक गद्दी पर बैठ नहीं पाया, क्योंकि पहली बात तो छोटा था, दूसरी बात पूरे शासन काल में इसकी माता का प्रभाव छाया रहा, और जब माता का प्रभाव छाया रहा तो कोई फायदा नहीं। और रजिया सुल्तान को गद्दी पर लोग बैठाने के लिए इस पक्ष में थे, क्योंकि भाई साहब रजिया सुल्तान ऐसी शासिका थी जो पुरुषों की तरह टोपी धारण करती थी, काबा पहनती थी पुरुषों की तरह। इल्तुतमिश को लगता था कि भाई साहब अगर मेरे बाद मेरे पुत्र की बजाय मेरे पुत्री मेरे शासन को बहुत ही दमदार तरीके से खींच कर ले जाएगी, तो रजिया सुल्तान को बैठाने में दिल्ली के जितने भी अमीर थे सारे के सारे पक्ष में थे। इस प्रकार ज्यादा दिन ये बैठा नहीं, बिल्कुल नाम मात्र का रजिया सुल्तान यहां पर बैठ जाती, और रजिया सुल्तान ज्यादा नहीं, सिर्फ 1236 से 1240 के मध्य गद्दी पर बैठती है। तो भाई साहब यहां पे इतना पता चल रहा है, ऐबक आराम सा इल्तुतमिश रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज एक प्रकार से अवयस्क शासक था, 18 साल से नीचे था। तो इससे यह पता चलता है ये शासन को चलाने में असमर्थ था, और जब असमर्थ था उस समय पूरा प्रभाव इसकी माता का छाया रहा, शाह तुर्कान का छाया रहा। लेकिन अमीरों ने बर्दाश्त नहीं किया, अमीरों ने इनको अपदस्थ कर दिया, हटा दिया गद्दी पर, और रजिया सुल्तान को बैठा दिया, जाओ बेटिया तुम गद्दी पर बैठो। इस प्रकार प्रश्न बनता है भाई साहब रजिया सुल्तान का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कहां से? रजिया सुल्तान से। 5वें शासक रजिया सुल्तान पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। पापा की शेरनी थी, बिल्कुल, क्योंकि पापा के साथ ये शिकार पर भी जाती थी, पापा के साथ ये सारे कार्य करती थी जो पापा करते थे इसके। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है रजिया सुल्तान के पप्पा कौन थे? पप्पा मतलब बप्पा, बप्पा मतलब पापा, पापा मतलब पिताजी, पिताजी मतलब फादर। क्लियर है? मतलब शुद्ध देहाती भाषा में बोलो तो बापू। क्लियर है? तो भाई साहब रजिया सुल्तान पुत्री थी उस दमदार शासक इल्तुतमिश के, जो गुलाम वंश का रियल फाउंडर था, वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार अब हम लोग बात करते हैं भाई साहब रजिया सुल्तान के बारे में। यहां पे हेडिंग लगेगा 5वें नंबर की शासिका या गुलाम वंश का 5वें नंबर की कौन है? तो वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई। ये 1236 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठती हैं। अब सबसे पहला, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा प्रश्न क्या आता है? रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा, चोगा और कुल्हा धारण करती हैं। मतलब ये कुल्हा जिसको कहते थे टोपी, और चोगा मतलब जिसको बोलते थे काबा, भाई साहब पुरुषों की तरह पहनकर दरबार में चली आती थी। क्लियर है? तो दमदार शासिका के नाम से तो जानी जाएगी भाई साहब। क्लियर है? हाँ, स्टूडेंट तो धोखेबाज है, क्योंकि भाई साहब वीडियो तो लाइक कर ही नहीं रहे, वीडियो लाइक कर ही नहीं रहे। अभी जब मास्टर कहेगा अरे लाइक कर मोरे पुतवा मोरे बच्चवा, तब जाके दबाएंगे जबरदस्ती वो। अरे यार मोहब्बत करते हो कि बेवफाई चाहिए? हाँ,
मोहब्बत का ये परिणाम दे रहे हो। हम तो तुमसे इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते कि हम बता नहीं सकते। तुम्हारे लिए एक एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन, और तुम्हारी मोहब्बत में दम ही नहीं। क्या यार धोखेबाज वाली मोहब्बत कर रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आता। भाई साहब रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा कुला पहनकर दरबार में चली जाती थी। पहला प्रश्न तो यह आता है, सबसे प्यारा प्रश्न यह भी आता है, भारत की पहली महिला शासिका। तो भाई साहब भारत की पहली महिला शासिका कौन हुई? तो वो हुई रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका जिनका नाम था रजिया सुल्तान। तो आराम से ये पता चल गया होगा, आराम से पता चल गया होगा। क्लियर है? फिर बात समझना बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छे से। अब बात समझना, जो पद एक गठित कर दिया था जिसका नाम था आमीर आखूर, और ये आमीर आखूर पद किसने गठित किया था भाई साहब? ये गठित किया था इल्तुतमिश ने। और जब आमीर आखूर, जितने लोगों ने पढ़ा सबको पता होगा आमीर आखूर क्या होता था। आमीर आखूर वो व्यक्ति होता था जो घोड़े का प्रमुख होता था, घोड़े के प्रधान को क्या कहते थे? आमीर आखूर। अब हुआ क्या भाई साहब? हुआ ये कि वही आमीर आखूर के पद का आगे लेवल बढ़ा। यहां पे पता चला आमीर आखूर के पद पर रजिया ने किसको नियुक्त कर दिया? रजिया ने नियुक्त कर दिया किसको? भाई साहब बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद रखें। सॉरी ये गलत हो गया। याकूत को नियुक्त कर दिया भाई साहब किसने? रजिया ने। तो पेपर में प्रश्न आता है कि रजिया ने किसे आमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया? तो भाई साहब याकूत को। और तुम्हें इतने मारेंगे क्योंकि भाई साहब जितने देख रहे हो ना उतने भी लाइक नहीं है, लाइक जस्ट डबल चलने चाहिए। और तुम जितने देख रहे हो तुम गद्दारी कर रहे हो मास्टर के साथ, इसकी मेहनत के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। यह गद्दारी तुम्हें फलने वाली नहीं है, याद कर लेना, ठीक है? फिर देखना, आमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया किसको? याकूत को। किसने नियुक्त किया? रजिया ने नियुक्त किया। और रजिया थी उच्च तुर्क की। भाई साहब राजा महाराजा उच्च तुर्क थी, और जो याकूत था वो निम्न तुर्क था, व्यक्ति था। कैसा था? तुर्क जनजाति का था, लेकिन ये निम्न तुर्क था, और रजिया उच्च तुर्क थी। भाई साहब अब सबको पता होगा मोहब्बत बहुत ही कुत्ती चीज है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जिसको हो गई उसको जाती नहीं, जिसको हुई नहीं उसको सबसे बुरी लगती है। रजिया सुल्तान को भाई साहब अपने घोड़े के प्रधान वाले व्यक्ति याकूत से ही मोहब्बत हो गई। रजिया सुल्तान को किससे मोहब्बत हो गई? प्यार, मतलब प्रेम संबंध। पूरा का पूरा लव स्टोरी चलने लगी भाई साहब। क्लियर? अब भाई साहब रजिया सुल्तान के संबंध किससे हो गए? याकूत से। पूरी मोहब्बत परवान चढ़ी थी, मोहब्बत इतनी ज्यादा थी पूछो नहीं भाई साहब, मोहब्बत अलग ही लेवल पर थी। क्लियर है? तो ये दिल्ली के अमीरों का यह परिणाम था। अब यहीं पर हुआ क्या? रजिया सुल्तान की इस प्रेम कहानी के चक्कर में भाई साहब तुर्की के अमीरों ने क्या किया? विरोध किया। रजिया सुल्तान की इस लव स्टोरी के चक्कर में, प्यार के चक्कर में तुर्की के अमीरों ने क्या किया? तुर्की के अमीर ने विरोध जताया कि तुम एक उच्च तुर्की शासिका हो और निम्न तुर्क के व्यक्ति से तुम मोहब्बत कर रही हो। और आपको पता है जब प्यार होता है तो भाई साहब वो जाति धर्म कुछ नहीं देखता, ना उच्च ना निम्न कुल, सब बराबर, सब समान। क्लियर है? चलो, तो भाई साहब जब इन्होंने विरोध किया तो एक उस समय इक्तेदार था, उस जगह का नाम था भटिंडा, और भटिंडा पड़ता है सबको पता होगा कहां पर? पंजाब। भटिंडा का इक्तेदार, भटिंडा का इक्तेदार जिसका नाम था अल्तूनिया, तो भाई साहब
इन विरोध के चक्कर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया, सबसे ज्यादा अगर खुलकर कोई विरोध करने लगा, वो करने लगा भटिंडा का इक्तेदार जिसका नाम था अल्तुनिया। और अल्तुनिया तो अलग ही लेवल पर विरोध कर रहा था कि तुम उच्च तुर्क की शासिका और कहां तुम्हारा एक सेनापति, उससे तुम प्यार रचा रही हो। तो इतना ज्यादा विरोध हुआ। हाँ सीएम चौरसिया, प्यार अंधा होता। भाई साहब देखे रही ना, तुम्हें प्यार हो गया, कहीं अंधे में तुम गिर ना जाना, क्योंकि रोड तुम्हें पार करनी है। ठीक है, प्यार करना लेकिन मां बाप को कभी मत भूलना। ठीक, प्यार अपनी जगह लेकिन मां बाप अपनी जगह। कभी भी मां बाप की तुलना अपने प्यार से ना कर देना, याद रखना। मां बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं। अभी कल ही मदर्स डे मनाया है तुमने, बहुत प्यार जता रहे थे मां के बारे में। आज थोड़ी सी लव स्टोरी की बात आई तो प्यार अंधा होता है, प्यार ये होता है, प्यार वो होता। तुम एक तो प्रकार के तुम लोग बहुत बड़े लव गुरु हो, सिर्फ छिपाए रहते हो अंदर। ठीक, छिपाए रहते हो। क्लियर है? चलो अब बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब, जबरदस्त। तो इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया, किसने? भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने। अब रजिया सुल्तान ने यकूत से कहा, यकूत इस व्यक्ति को हमारे तुम्हारे प्रेम संबंध से बहुत ज्यादा समस्या हो रही, चलो इसका काम खत्म करते हैं, इसको मोक्ष दे देते, मतलब भगवान के पास पहुंचा देते, अल्लाह के पास पहुंचा देते। भाई साहब दोनों व्यक्ति, रजिया सुल्तान और यकूत, दोनों व्यक्ति क्या हुए? दोनों व्यक्ति गए। और जब दोनों व्यक्ति गए अल्तुनिया को मारने के लिए, तो वहां पर होता क्या है भाई साहब, अल्तुनिया बड़ा खतरनाक, उसने पहले से ही पूरी की जाल बिछा ली थी, चालें बना ली थी। उसने क्या किया? अल्तुनिया ने मार दिया किसको? हट तेरी, उड़ा दिया इनको। अल्तुनिया ने उड़ा दिया किसको? मार दिया, हत्या कर दिया। अब बची कौन? भाई साहब रजिया। अब जब रजिया बची तो अल्तुनिया का भी दिल आ गया रजिया पे, अल्तुनिया का दिल आ गया रजिया पे। अब अल्तुनिया क्या कहते हैं कि या तो मैं तुम्हें मार दूं या तो मैं तुमसे शादी कर लूं, या मतलब कहने का मतलब है या तो तुम्हें मैं मृत्युदंड दे दूं या तो आप हमसे विवाह रचा लें। तो रजिया ने सोचा भाई साहब मार दिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, यहां पर विवाह रचा लो। तो रजिया ने दिमाग चलाया, हम ठहरे शासिका, ठीक, हम ठहरे शासिका, हम विवाह ही कर लेते हैं। तो भाई साहब तभी तो प्रश्न बनता है कि रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ? आज तुम्हें पता चल गया होगा, रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ। क्लियर? रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? अल्तुनिया। रजिया सुल्तान के महबूब का क्या नाम था? बॉयफ्रेंड, जिसको तुम लोग बोलते हो याकूत था। क्लियर है? भाई साहब एक बार कमेंट करके बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ना आ रहा हो ना भाई साहब बेकार है, तुम्हारा लाइक शेयर ही बता देता है कि तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज तो तुम्हें मजा आ ही नहीं रहा क्योंकि प्यार चल रहा है, प्यार में तो मजा ज्यादा आना चाहिए, वो भी आ नहीं रहा तुम्हें। क्लियर? तो भाई साहब विवाह रच जाता है। अब अल्तुनिया हो गया इसका पति रजिया सुल्तान का। अब रजिया सुल्तान अल्तुनिया सोचते हैं अब भाई साहब वापस चलते हैं दिल्ली सल्तनत, जो गुलाम वंश के संग हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे वापस ये लोग लौटते हैं तो वहां के जो अमीर थे दिल्ली के, वो लोग घबरा जाते हैं कि रजिया पहले ही इतने नियम कानून बना रही थी, रजिया पहले ही एक महिला होकर हमको दबा रही थी, अब तो वो शादी करते आ रही है अल्तुनिया के साथ और एक इक्तेदार को अपना पति बना लिया। तो भाई साहब ऐसा किया जाए कि रजिया को उड़वा दिया जाए, रजिया को उड़वा दिया जाए।
तो भाई साहब होता क्या है, जब रजिया और अल्तुनिया वापस दिल्ली लौट रहे होते तो इन दोनों की हत्या हो जाती है। कहाँ पर हत्या कर दी जाती है? हत्या की जाती है कैथल नामक स्थान। और कैथल कहाँ पड़ता है? कैथल पड़ता है भाई साहब कहाँ पे? हरियाणा नामक स्थान पर। हरियाणा में पड़ता है कैथल, जहाँ पर हत्या कर दी जाती है। हत्या किसके द्वारा की जाती है इन दोनों की? तो हत्या की जाती है जाटों द्वारा, और जाटों द्वारा हत्या कर दी जाती है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की। मजा आया? मजा आया? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। यस, 12 मई को शाम 3 बजे जलजला देखने के लिए तैयार रहना। शेड्यूल लग गया है और रजिया फंस गई गुंडों से। गुंडों से कहां फंसी यार? महबूब को लेकर गई थी मारने, बाद में महबूब तो मर गया। देखा होशियारी रजिया की। इसीलिए बच्चे सब सावधान रहना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, किसी मोहब्बत प्यार में न पड़ना, क्योंकि भाई साहब सब अपना अपना फायदा देखते हैं। समय परिस्थिति रहते पाला बदल लेते हैं। रजिया गई थी मारने, बाद में विवाह करके आई, मतलब बॉयफ्रेंड से ज्यादा पद इनको दे दिया। तुम मेरे पति, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे प्राण। ठीक, चल इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। राम किशोर बेनांडा कह रहे हैं सर कल आपकी गर्लफ्रेंड आएगी क्या? अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड कहां आएगी भाई साहब? हाँ, मतलब जबरदस्ती कुछ भी, मेरी बीबी मेरी गर्लफ्रेंड सब कुछ बनाते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास भाई साहब और बचा ही क्या? मास्टर लोगों के मजा लो। हाँ चलो, उम्मीद करते मजे से आएगा। तो भाई साहब स्क्रीनशॉट लेगा तू? स्क्रीनशॉट लेगा तो स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, और फटाक से भाई साहब प्यार मोहब्बत में मत पढ़ ले, अभी मौका है, वरना बाद में धोखा है। तो भाई साहब पढ़ ले जबरदस्त तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। राघव सर का रसगुल्ला भी आ गया, क्या बात है। और ये कह रहा है कि सर जी ये तो बहुत बच्चे शैतान है भाई साहब। चलो, मजा आ गया, नंबर 1। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, अब इसके बाद गद्दी पर बैठा लेंगे हम किसको? दूसरे शासक को। तो जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे बच्चा। 5 शासक हमने दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 5। लेकिन तुम्हारा लाइक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कम से कम लाइक 2000, आज लाइक का टारगेट 2000 है। और देखते हैं तुम कितनी तेजी से अपने दोस्तों से लाइक करवा पाते हो। देखते हैं आज हम भी, तुम मोहब्बत है कि नहीं। ठीक है, चलो चलो आगे देखते भाई साहब, जबरदस्त अंदाज में। अब दिल्ली के सुल्तानों ने किसको गद्दी पर बैठा दिया भाई साहब? रजिया के बाद बहराम शाह को। बहराम शाह को गद्दी पर अब बैठा दिया जाता है। और इसको जब गद्दी पर बैठा दिया जाता भाई साहब, इसने एक पद गठित कर दिया। इसने एक पद गठित कर दिया। बस इसके बारे में और कोई प्रश्न नहीं आता। एक यही प्रश्न आता कि इसने एक गठन किया, किसका? पद का। वो पद का नाम था नयाब ए ममलिकात। तो पेपर में प्रश्न आता है, नयाब ए ममलिकात पद किसने गठित किया? तो भाई साहब बहराम शाह ने किया। नयाब ए ममलिकात पद किसने गठित किया? भाई साहब बहराम शाह ने किया। अमीर आखूर किसने गठित किया था? इल्तुतमिश ने। और ये अमीर आखूर अगर इल्तुतमिश ना गठित करता तो उसकी बेटी अमीर प्रेम संबंध में ना पढ़ पाती। तो यहां पे याद रखिएगा, नयाब ममलिकात पद गठित कर दिया। और इस पद पर आसीन होने वाला पहला व्यक्ति का नाम, जिसको कहते थे एतगीन। अब बच्चा पूछेगा नयाब ममलिकात क्या होता है? तो याद रखिएगा, सारी सुल्तान की शक्तियां, सारी सुल्तान की शक्तियां सारी सुल्तान की शक्तियां इसमें आ जाएंगी। सारी सुल्तान की शक्तियों के समान इस पद में आ जाता था। तो नयाब ममलिकात पद यही था। नयाब ममलिकात पद का मतलब समझ गए होगे? बहुत बढ़िया। नयाब ममलिकात का पद समझ गए होगे? भाई साहब
नायाब ममलिकात का मतलब है एतगीन, और एतगीन पहला व्यक्ति जो था वो क्या था, गठित हो गया। किस पर भाई साहब, नायाब ममलिकात पे। अब क्या होता है, एतगीन दिमाग लगाता है कि अब मुझे सारी शक्तियां मिल गई, अब धीरे से इनका काम निपटा दे, जिससे अगले राजा हम हो जाएंगे, अगले राजा हम हो जाएंगे। और जब अगले राजा हम हो जाएंगे, भाई साहब ये भी बुद्धू नहीं था बुद्धू। इसने दिमाग लगाया, अगर हम अभी कुछ सोच ना पाए तो मामला सब तितर बितर हो जाएगा। इसने तुरंत सोचा कि भाई साहब हम इसकी हत्या करते हैं, हत्या कर दे, क्योंकि भाई साहब ये हमने काम गलत कर दिया, अपना ही नुकसान करने जा रहे थे, इसने हत्या कर दिया। जब एतगीन की इसने हत्या कर दी, एतगीन की हत्या कर दी किसने, बहराम शाह ने खुद ही कर दी। जा भैया काम ही खत्म कर दे रहे। ठीक, उसके बाद इसका एक भाई जो अगला शासक बनेगा आगे बाद में, जिसका नाम था मसूद शाह। मसूद शाह ये दिल्ली के अमीरों के साथ मिलकर इसकी हत्या कर देता है। तो भाई साहब 7वें नंबर के शासक हैं जिनका नाम है मसूद शाह, और मसूद शाह बनते हैं क्या, गुलाम वंश के शासक। क्लियर है, बहुत बढ़िया। भाई साहब सेशन को शेयर करो यार। देखो वो समय कब आएगा, कहते नहीं है कि जब शादी होती तो वरमाला पहनाने के टाइम बहुत प्यारा गाना बजता है। भाई साहब वो घड़ी कब आएगी जिस दिन हम कहेंगे लो आ गई जिस घड़ी का हमें इंतजार था। तो हमको लगता हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर तुम लोग इतने ज़्यादा हमसे बेवफाई करते हो कि तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो सेशन को, 1000 बच्चों का बनाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि जानते हो कि राघव सर अगर 1000 बच्चे यहाँ पर ले आए केक कट जाएगा, खा लेंगे खुद ही। क्लियर है, चलो। हाँ, कलेक्टर का सिलेबस क्या है तुम पढ़ते रहो, कलेक्टर का सिलेबस मैं बना दूंगा, ठीक है। तुम तो पढ़े ही होगे भाई साहब, जीएस तुमका हम ही पढ़ेबे, कलेक्टर हम तुमका हम ही बनेबे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। शेयर लाइक में कोई कमी मत करना मेरे शेर, मेरे बालक। अब मसूद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो मसूद शाह के साथ होता क्या है, अब बात समझ लेना मेरे बच्चा, बहुत ध्यान से। 1240 में हत्या होती थी किसकी, रजिया सुल्तान की। तो 1240 से 1242 के बीच में पूरा का पूरा टाइम पीरियड किसका चला, बहराम शाह का चला। फिर मसूद शाह गद्दी पर बैठ गया 1242 से 1246 तक का जो एक पद गठित हुआ, जिस पद का नाम था, मतलब एक राजा बैठा जिसका नाम था मसूद शाह। तो मसूद शाह यहां पर बैठ गया। और जब मसूद शाह यहां पर बैठ गया, अब देखो मसूद शाह के बारे में क्या पेपर प्रश्न आता, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। सबसे पहले मंगोल देखे गए थे इल्तुतमिश के समय में, लेकिन पहली बार भारत में मंगोलों ने आक्रमण कब किया, तो याद रखिएगा पहली बार मंगोलों ने आक्रमण किया 1245 ईस्वी में। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया, मंगोलों ने आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पर। और जब आक्रमण किया भाई साहब मसूद शाह का उस समय जो व्यक्ति था एक प्रकार से प्रमुख, उसका नाम था बलबन। भाई साहब बलबन को भेज दिया इसने, क्योंकि बलबन को पद मिला हुआ था जिसका नाम था अमीर आखूर। ठीक, बलबन को भेज दिया इसने, और जिसने मंगोलों को क्या कर दिया, हरा दिया। और जब मंगोलों को इसने हरा दिया भाई साहब, अब बलबन का दिमाग देखो, भाई साहब इसने गठित कर दिया, एक नया राजा यहां पे बैठा लेगा जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद, जो आएगा 8 नंबर पे। क्लियर है, तो भाई साहब नसरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर बलबन मसूद शाह को जड़ से हटाता है और गद्दी पर बैठ जाता है नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद अब गद्दी पर बैठेगा, पूरा का पूरा मजा नसरुद्दीन महमूद का अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई साहब।
फटाफट। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बात है मेरे शेर, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ये कहेगा कि लूसेंट की क्लास है, लूसेंट तो यहां होती है, ये यहां पे है, ठीक है। फिर देखना भाई साहब, यहां पे गद्दी पर कौन बैठा, 8वें नंबर का शासक, उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठता है। अब भाई साहब नसरुद्दीन महमूद एक प्रकार से बलबन क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। बलबन अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, इससे विवाह कर देता है तो ये इसके करीब आ जाता है। और ये एक ऐसा शासक जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था, अपना जीवन व्यतीत करता था, जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। क्लियर हो गई? अब आगे बात समझना। अब यहां पे जो बलबन की बात आती है, बड़े जबरदस्त तरीके से बलबन की जो बात आती है, बलबन को इसने एक उपाधि दे दी। बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने उपाधि दे दी। किसको दे दी? बलबन को। वो उपाधि दे दी जिसको कहते थे उलूम खा। उलूम खा। तो उलूम खा किसकी उपाधि है? तो भाई साहब उलूम खा उपाधि है किसकी? बलबन की। और ये उपाधि इसको किसने दी? नसरुद्दीन महमूद ने दी। क्लियर है? इतनी बातें उम्मीद करते एक एक प्रश्न बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा, ठीक। और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या बना दिया? नायाब ए ममलिकात। नायाब ए ममलिकात। तो नायाब ए ममलिकात नसरुद्दीन महमूद ने किसे बना दिया? तो भाई साहब वो बलबन को बना दिया। और आपको पता है नायाब ए ममलिकात का मतलब क्या होता? नायाब ए ममलिकात का मतलब ये होता सारी शक्तियां राजा की तरह किसके अंडर में आ जाती हैं? जो नायाब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त हो जाता। बलबन भी भाई साहब, हर एक दुनिया में इंसान दोगला है, ये मान लो। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। क्लियर है? इसीलिए भाई साहब अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी होशियारी अपने हाथ। किसी के चक्कर में मत पड़ो कि हमें बचा लेंगे कि वो हमें बचा लेंगे। तो यहां पर नायाब ममलिकात पर जैसे ही बलबन बना, अब इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी। क्या घूम ये रही थी? किस प्रकार नसरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाया जाए और खुद गद्दी पर आसीन हुआ जाए, बैठा जाए। तो पूरा का पूरा इसने षड्यंत्र रच लिया। लेकिन बलबन बैठ क्यों नहीं पा रहा था? बलबन एक गुलाम था। और गुलाम ये किसका था? भाई साहब याद रखिएगा, बलबन जो गुलाम था, दास था, वो किसका था? वो इल्तुतमिश का था। ये पेपर में एक बार नहीं 1000 बार प्रश्न पूछा गया। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इस प्रकार तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। नसरुद्दीन महमूद के बारे में पूरा का पूरा तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बलबन के बारे में। तो 9 नंबर शासक देखते हैं बलबन के बारे में। तो फटाक से एक बार वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और धमाकेदार तरीके से बैटिंग हो रही है, मजा आ रहा है। मजा ना आ रहा हो तो बेसाब बेकार है, ठीक है। मेरा पढ़ाना बेकार है, तुम्हारा पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए फटाफट वीडियो को एक बार क्या कर दो, झन्नाटेदार बिजली की तरह दौड़ा दो सबके पास। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। फिर 9 नंबर शासक पढ़ते हैं बलबन के बारे में। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिली
यार पीडीएफ मिल जाएगी, जाओ तो ठीक से, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, क्यों परेशान हो। देखो अब 9 नंबर शासक कौन बनेगा, बलबन। क्लियर, बलबन। अब बलबन का पूरा नाम पूछा गया एक बार परीक्षा में, पूरा नाम पूछा गया, तो बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन। अब याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा यहां पे प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये बनता है कि बलबन ने सबसे पहले काम किया क्या। बलबन जबरदस्ती एक प्रकार से गद्दी पर बैठा था और इसका मेन काम था कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके वहां पे एक अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, अपने आप को स्थापित करना चाहता था, अपने आप को एक दिखाना चाहता था, पूरी पूरी एक प्रकार से तानाशाह करने आ गया, तानाशाही। तो बात पूरा नाम तो पता चल गया। अब बलबन के बारे में सबसे पहला प्रश्न आता, इसने खुद को एक उपाधि धारण कर ली जिसको कहते हैं जिल्ले इलाही। खुद को इसने जिल्ले इलाही कहा, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही इसने खुद को कहा, और जिल्ले इलाही का मतलब होता है खुद को अल्लाह मानना। खुद को अल्लाह मानना कहने का तात्पर्य है, ये तो भाई साहब सबसे आगे निकल गया। अभी तक का तो भगवान को हम लोग पूजा उजा करते हैं, भगवान को मानते मानते हैं, लेकिन ये तो सबसे कलाकार आदमी निकल गया। इसने तो खुद ही को कह दिया मैं ही भगवान हूं, मैं ही अल्लाह हूं, जो पूजा करनी हो हमारी करो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इतना खतरनाक बादशाह था। तो पेपर में लपेट के प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा बादशाह था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद को जिल्ले इलाही बता दिया, मतलब खुद को अल्लाह। क्लियर भाई साहब, उसका नाम था बलबन। अब बलबन ने क्या किया, बलबन ने ये भी किया भाई साहब, जो तुर्कान चहलगनी थी, 40 सरदारों का समूह, तुर्कान चहलगनी, एक सेकंड, इसने तुर्कान चहलगनी क्या कर दिया, विनाश कर दिया। ये भाई साहब तुर्कान जो चहलगनी थी वो कितने सरदारों का समूह था, 40 गुलाम सरदारों का समूह। तो आपको पता है इसके बारे में बड़े प्यार से, क्या पता है तुर्कान चहलगनी का गठन किसने किया था। कल अभी हमने बताया था, गठन किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इस संगठन को विनाश किसने किया, समाप्त किसने किया, तो भाई साहब इसको समाप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था बलबन। और इसने समाप्त करके कल ही बताया था, कल एक विभाग इसने स्थापित किया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज का संबंध होता किससे, दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य व्यवस्था से। किससे संबंध है, सैन्य व्यवस्था से। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तुर्कान चहलगनी के बारे में अच्छे समझ में आ गया। तुर्कान चहलगनी तुम समझ गए, 40 गुलाम सरदारों का समूह है। गठन किया किसने, इल्तुतमिश। विनाश किया बलबन ने। क्लियर है, अब बात समझना आगे की तरफ। बलबन इतना ज्यादा तानाशाह कराना चाहता था कि इसने अपने दरबार में 2 प्रथा चालू की। 2 प्रथा चालू की। एक प्रथा का नाम था सिजदा और एक का नाम था पैबोस। एक का नाम था सिजदा और दूसरे का नाम था पैबोस। क्या हो बेटा, कोई दिक्कत है? अरे यार दिक्कत होना तो बता देना यार, दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो, मजा आ गया, मजा आ रहा, बहुत बढ़िया।
अब यहां पे प्रश्न बहुत प्यारा बनता है भाई साहब, सिजदा का मतलब क्या है? कहने लगा जो भी दरबार में आएगा वो क्या करेगा? सिर झुकाएगा। सिर झुकाना कहते हैं सिजदा को। और पैबोस मतलब दंडवत प्रणाम, लेट जाओ इसे, दंडवत प्रणाम चरणों में, ठीक। और दंडवत प्रणाम आप सबको पता है, सभी माताओं को और सभी पिता माता सबको हम करते हैं डेली, ठीक है। चलो, तो दंडवत प्रणाम को कहते थे पैबोस, और सिजदा सिर झुकाने को कहते थे। ये दो प्रथा चलाई किसने? बलबन ने। कहां पर चलाई? अपने दरबार में। क्लियर है? अब बलबन ने यहां पर एक पारसी धर्म की तरह उत्सव भी मनाया। उस उत्सव का नाम था जिसको कहते थे नौरोज उत्सव। और नौरोज उत्सव जो होता है वो किस धर्म का उत्सव है? पारसी धर्म का। क्लियर? पारसी धर्म का उत्सव का नाम जिसका नाम था भाई साहब नौरोज उत्सव। क्लियर है? हाँ। राम स्वरूप कह रहे हैं कि ये चहलगनी का सदस्य था, फिर भी उसने विरोध किया। भाई साहब, इसने विरोध इसलिए किया क्योंकि उन जो 40 सरदारों में से ये खुद जो था, जो बाकी अन्य 39 थे, वो इसको कह रहे थे तुम इसी सदस्य का मतलब इसी संगठन के हो और तुम राजा बने हो। तो इसने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, पूरा का पूरा काम खत्म, हम राजा बन गए, अब मेरी तानाशाही देखो, तुम 39 जो हो ना बीन बजाओ, ठीक। काम ही खत्म कर दिया इसने पूरा का पूरा काम ही खत्म कर दिया। तो एक एक चीज तुम जितना डाउट हो सारे के सारे पूछ लेना, सब बता देंगे हम। बस तुम्हारा लाइक शेयर अगर रुका तो वहीं पे रोक डालेंगे तुमको, समझ रहे हो? लाइक शेयर मेरे लिए रामबाण है। अगर मुझे कोई जीवित रखता है तो तुम्हारा लाइक और शेयर रखता है, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, ठीक। हाँ, मजा आ रहा? बहुत बढ़िया भाई साहब, मजक तो आना ही है, मजा नहीं आएगा तो बेकार है। हमारा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बात समझो, इसने एक नीति भी चलाई। उस नीति का क्या नाम था? उस नीति का नाम था रक्त एवं लौह की नीति। अपने शत्रुओं के प्रति इसने रक्त एवं लौह की नीति भी चलाई। किसने? बलबन ने। किसके प्रति? अपने शत्रुओं के प्रति एक नीति भी चलाई जिसका नाम पड़ा भाई साहब बलबन ने खुद चलाई थी इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते मजा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। चंद्रेश मिश्रा, प्रकाश चंद्र, अरुण राज, सूरज, मोहित, हाँ, कमलेश, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या बात है मेरे शेर, तुम जोर लगाओगे तो तुम्हारा जोर क्या यहीं रहेगा, दूर तक जाएगा। और दूर तक जाएगा कैसे? क्योंकि तुम भाई साहब जोर लगा रहे हो, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। ले लिया? चलो, अब देखो भाई साहब, यहां था बलबन। अब बलबन के समय में एक, बलबन कौन से नंबर का शासक था? 9वें नंबर का। बलबन के समय में एक विद्रोह होता है जो पेपर में पूछा भी जाता है, बंगाल विद्रोह। बंगाल का विद्रोह। बंगाल का विद्रोह किसके समय में होता है? बलबन समय। तो पेपर में लपेट के प्रश्न आता, दिल्ली सल्तनत का उस समय कौन सुल्तान था जिसके समय भाई साहब बंगाल का विद्रोह हुआ था? तो वो कौन था? बलबन था, याद रखना। और बलबन था उस समय। तो यहीं पे प्रश्न आता, बहुत बढ़िया प्रश्न आता, पूछा भी जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो याद रखिएगा कि बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए, एक प्रश्न भी याद रखिएगा, बंगाल को क्या कहते थे? विद्रोहों का नगर। क्लियर? भाई साहब
बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए किसको भेजता है बलबन? अपने पुत्र गुफरा खां को। अपने पुत्र गुफरा खां को बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए भेजता है भाई साहब। क्लियर है? क्लियर है? अरे मेरे बच्चा, डबल ए सीरीज, चिल्लाते ज्यादा हो तो पढ़ाता कौन है पप्पा? हाँ चलो, अरे मैं चिल्लाता हूं, मेरी एनर्जी जा रही, तेरा क्या लेना देना? हाँ चलो, क्लियर? यार देखो, हमसे पीडीएफ मत चिल्लाओ। पीडीएफ चिल्लाऊंगा बहु मारूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो, तुम लिखो। हाँ, हमारी पीडीएफ चुराना चाहते हो तुम लोग? अरे भाई साहब, मैं लिख रहा हूं, तुम भी लिख लो। मैं ना लिख रहा हूं, मैं अगर ऑडियो बोल रहा हूं तो पीडीएफ मांगो। मैं तो वीडियो बना रहा हूं, वीडियो में एक प्रकार से मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। तो भाई साहब, हमको लगता है तुम लोग पास दिमाग नहीं है। हाँ, दिमाग पूरा बेच खाए हो। क्योंकि इतनी बात समझ में आ गई। अब जल्दी से बात समझ लो भाई साहब। अब जो अगला शासक गद्दी पर बैठेगा 10 नंबर पे, वो याद रखिएगा गुफरा खां का एक पुत्र था जिसका नाम था कैकुबाद। गुफरा खां का पुत्र था कैकुबाद। अब मल्लभ बलबन का पौत्र, मतलब बलबन का पौत्र। तो अब अगला जो शासक बैठेगा वो कौन बैठेगा? कैकुबाद। अब कैकुबाद के जो बाद अगला शासक बैठेगा तो याद कर लो बहुत अच्छे से, कैकुबाद का पुत्र जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमुर्स। देखो, पूरे 11 के 11 शासक हमने बता दिए। और सबसे बड़ी बात ये भी हम बता दे रहे हैं, सबसे अंतिम शासक गुलाम वंश का शमसुद्दीन कैमुर्स था। और जो शमसुद्दीन कैमुर्स था ये मात्र 3 साल की अवस्था में बैठा था। 3 साल। तो सारी शक्तियां किसके अंडर में थी भाई साहब? उस समय थी जलालुद्दीन खिलजी। भाई साहब, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक नया वंश स्टार्ट होगा जिसको नाम हम लोग देंगे खिलजी वंश के नाम से। क्लियर है? खिलजी वंश के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। पहले तुम कुछ बच्चों को ब्लॉक करते, एक अरुण राज को ब्लॉक कर दें, खून पी जाते लोग, ठीक। और किसको ब्लॉक कर दें? हर्ष दिवाकर को ब्लॉक कर दें, ठीक। नरेश मीना को ब्लॉक कर दें, ठीक। ये जो कॉपी पेस्ट वाले मैसेज आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। चलो, क्लास बेटा चालू होता है, वो चालू होता है शाम को 7 बजे से डेली। क्लियर है? चलो, सुभाष यादव को ब्लॉक कर दें। बदतमीजी अब यहाँ किसी को पसंद ही नहीं करेंगे, हम सबको ब्लॉक मार देंगे। नरेश मीना कहाँ गए? हाँ, समरजीत कह रहा नरेश मीना। हाँ, नरेश मीना को कर दिया बेटा, तुम लोग बता देना, ठीक है। चलो, ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट करना सीखे तो यहाँ ठोके हैं, कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है यार। मान लिया प्ले लिस्ट में नहीं है, ठोके पड़े यार। बता रहे हैं हर्ष दिवाकर कह रहे हैं हिस्ट्री की कोई किताब बता दो सर। अरे यार, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ नहीं पा रहा, तू अलग ही अपनी दिशा बहारा। मैं मतलब जिस दिन चिल्लाऊं ना उस दिन क्लास मानी नहीं जाए, बाद में कहोगे मास्टर बुरा है। तुम अपनी बदतमीजी देखते नहीं हो कभी, क्या करते हो? तो पूरे के पूरे 11 शासक हमने बता दिए। क्लियर है?
11 के 11 शासक हमने बता दिए यहां पे। अब हमसे अशोक पटेल को ब्लॉक कर दिया। यार पढ़ने आते हो क्या कि नौटंकी करने आते हो? चलो, उम्मीद करते इतना पूरा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश समाप्त हो गया पूरा। ठीक है, तुम लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। और रही बात, अभी मैं और पढ़ाता लेकिन अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम लोग बदतमीजी बहुत कर रहे हो और क्लास का टाइम भी हो गया, ओवर भी हो गया। ठीक है, आज क्लास यहीं पर हम एंड करना चाहते हैं और एंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास ऑफ रहेगी। 7 बजे वाली क्लास ऑफ रहेगी मेरी, क्योंकि परसों हमें 8 घंटे की मैराथन लेना है। तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो तुम लोगों को वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। आज पूरा का पूरा गुलाम वंश समाप्त हो गया। ठीक है, अगली क्लास में मैं जब आऊंगा पूरे के पूरे 11 के 11 शासक बिल्कुल क्रम से पूछूंगा। जो नहीं बताएगा उसको मुर्गा बनाऊंगा उसके घर में और मम्मी को आदेश दे दूंगा, इसको देख बदतमीज कहीं कहीं पढ़ता भी नहीं है। जब मम्मी अपनी झाड़ू लेकर आएंगी, चप्पल लेकर आएंगी, पढ़ता नहीं है तू, तब तो सुधरेगा कि मास्टर तुम्हारा खतरनाक है। इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दे तू बच्चा। ठीक है, चलो क्लियर। तो उम्मीद करते गुलाम वंश समझ में आ गया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, जबरदस्त आ गया। पवन, सौरभ, मंजू, जबरदस्त। भाई साहब कल क्लास ऑफ रहेगी 7 बजे वाली, मतलब छुट्टी। ठीक, तो भाई साहब एक दिन छुट्टी भी होनी चाहिए। ठीक, चलो देखो भाई साहब, मैं बहुत ही तुम्हारी तरह स्टूडेंट रहा हूं, तो इसीलिए जीवन को बहुत ही एक प्रकार से एंजॉय करता हूं। मैं बोर उन टीचरों में नहीं हूं, बहुत ज़्यादा अपने आप को टीचर में मानूं। मैं टीचर वीचर नहीं मानता यार, मैं बस इतना जानता हूं कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए गुरु हूं, लेकिन यार अपने आप को बस इतना मानता हूं कि यार तुम्हारे लोगों का मित्र हूं यार, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी मानो, बस उतना कर रहा हूं। ठीक है, और हाँ एक सबको बात बता दें, त्रिशूल बैच, सुदर्शन बैच, फाउंडेशन बैच में जो डिस्काउंट ऑफर है वो सिर्फ 12 मई तक है। जिन लोगों ने अभी एनरोल नहीं किया है तुरंत जाके स्टडी पाई ऐप पर, कौन सा ऐप है, स्टडी पाई, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई ऐप डाउनलोड करें, वहां से जाके एनरोल हो जाएं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई साहब इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, 7007712108। क्लियर है। चलो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। विदा लिया जाए, वक्त हो गया विदा लेने का ना। कल तो मिलेंगे नहीं, सीधा मिलेंगे मैराथन में। मतलब 12 मई को रहे तैयार, शाम 3 बजे 500 प्रश्नों के साथ जलजला देखने के लिए। अम्बुसर के जन्म दिवस पे एक भीषण तांडव होगा, जलजला होगा। तो भाई साहब एक बार कमेंट करके बता देना कितना बच्चा शाम को 3 बजे तुम लेकर आ रहे हो 12 मई को, क्योंकि कल की क्लास ऑफ रहेगी। क्योंकि कल से भाई साहब तैयारियां करूंगा उस जलजला के लिए। तैयारियां, केक का भी इंतजाम करना, एक तो बर्थडे के लिए, साथ में 1000 प्लस बच्चे आएंगे, श्योर आएंगे, क्योंकि भाई साहब मुझे तुम पे भरोसा है। क्लियर है। बिल्कुल कृष्णा जी, फालतू लोगों को ब्लॉक करना चाहिए। हाँ, गणेश मीना 12 मई शाम 3 बजे सब लोग मिलेंगे। गणेश मिलेंगी, अंकित, सुभाष, बहुत बढ़िया, सूरज, सभी बच्चे आएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ 3 बजे आ जाएंगे, जबरदस्त। अच्छा अनीता जी कह रही हैं आपकी क्लास इतनी अच्छी होती, टाइम का पता ही नहीं चलता। चलिए 20,000 प्लस होंगे उस दिन, अरे मैं तो मरी जावा। चलो क्लियर हो गई बात। चलो भाई साहब मिलेंगे 12 मई शाम 3 बजे, तब तक के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।